पढ़ चुके हैं पॉलिटी का उद्भव, ओरिजिन ऑफ पॉलिटी, राज्य व्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ है। आज हम देखेंगे कि राज्य व्यवस्था क्या है। राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी को पढ़ने से पहले हमें समझ लेना चाहिए कि राज्य व्यवस्था क्या है। भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन राज्य व्यवस्था के बारे में पहले देख लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि राज्य व्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है राज्य और दूसरा है व्यवस्था। देखिए, राज्य व्यवस्था को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि राज्य को समझा जाए। आखिर राज्य क्या है? जब तक आप राज्य को नहीं समझेंगे तो उसकी व्यवस्था को कैसे दुरुस्त करेंगे, उसकी व्यवस्था हेतु कैसे नियमों को बनाएंगे। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि राज्य आखिर किसको कहते हैं। 1933 की बात है, एक कन्वेंशन हुआ जिसका नाम था मॉन्टेविडो। 1933 में एक कन्वेंशन हुआ जिसका नाम था मॉन्टेविडो कन्वेंशन। इस कन्वेंशन में राज्य की परिभाषा निकल के आई। अब आप कह रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि कन्वेंशन की आवश्यकता क्यों हुई। दरअसल 1933 के पहले राज्य की परिभाषा डिफाइन नहीं थी कि आखिर हम ऐसे कौन सा क्षेत्र है या ऐसी कौन सी क्वालिटी है या ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जिसके तहत हम ये कह सकें कि यह क्षेत्र राज्य है। तो बस क्या, इसी चीज़ों को दूर करने के लिए, इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए सारे विद्वान एक जगह इकट्ठा हुए उरुग्वे में। साउथ अमेरिका का एक देश है उरुग्वे, जिसकी राजधानी है मॉन्टेविडो। मॉन्टेविडो में सारे विद्वान इकट्ठा होते हैं और कुछ विचार विमर्श करने के बाद एक परिभाषा सामने निकल कर आती है जिसे हम कहते हैं राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा कुछ नहीं, केवल 4 तत्वों की है। विद्वानों ने कहा कि जिस क्षेत्र के पास ये 4 तत्व होंगे वो अपने आप में एक राज्य कहलाएगा। वो 4 तत्व कौन से थे? वो 4 तत्व थे भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। इसमें भी विद्वानों ने कहा कि संप्रभुता मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि संप्रभुता ही एक ऐसा शब्द है जो राज्य को शक्ति देता है। कैसे शक्ति देता है? वो ऐसे शक्ति देता है क्योंकि संप्रभुता का मतलब होता है निर्णय लेने की स्वतंत्रता। अगर आपके पास खुद के डिसीजन लेने की स्वतंत्रता ना हो तो आपकी आधी शक्ति ऐसे ही खराब हो जाती है। खराब क्या हो जाती है? सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि आप किसी न किसी के गुलाम हैं। तो राज्य तभी कहलाएगा जब उसके पास संप्रभुता हो, निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो। अगर आपके पास आपके खुद के डिसीजन लेने की स्वतंत्रता होती है तो आप आज़ाद होते हैं। आप अपने बारे में भला बुरा सब सोच सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपने लिए डिसीज़न ले सकते हैं। वही चीज़ अप्लाई होती है देश के साथ, राष्ट्र के साथ, राज्य के साथ। तो विद्वानों ने कहा संप्रभुता होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए शायद 1947 के पहले हमारा भारत देश राज्य नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमारे पास संप्रभुता नहीं थी। हमारे पास एक बहुत बड़ा भूभाग था, जनसंख्या भी थी, सरकार भी थी, लेकिन संप्रभुता नहीं थी। क्योंकि संप्रभुता हमारे पास नहीं थी और थी किसके पास? ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास, ब्रिटिश संसद के पास। आप सभी जानते हैं कि 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, लेकिन 1947 के पहले हमारा भारत देश गुलाम था ब्रिटिशर्स का। हमारे पास जनसंख्या, भूभाग और सरकार होने के बावजूद भी हम राज्य नहीं कहला पाए क्योंकि हमारे पास संप्रभुता नहीं थी। जैसे ही 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद होता है तो वह एक राज्य बन जाता है, क्योंकि हमारे पास राज्य का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट तत्व जुड़ जाता है जिसका नाम है संप्रभुता, निर्णय लेने की स्वतंत्रता। इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य के 4 तत्व कौन से हैं तो आप बताइएगा जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। और उसमें से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है तो आप बताएंगे संप्रभुता। और संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? निर्णय लेने की स्वतंत्रता। हमारे भारत देश में न जाने कितने केस चलते हैं। क्या हमारा भारत देश कभी अमेरिका के पास जाता है? क्या चीन के पास जाता है? क्या ये पूछता है कि हम यह निर्णय लें या ना लें? नहीं ना।
हमारा भारत देश स्वयं के विवेक से, हमारी सुप्रीम कोर्ट स्वयं के विवेक से यह निर्णय लेती है और किसी के लिए बाध्य नहीं है और ना ही हमारे ऊपर किसी प्रकार का दबाव है। शायद इसीलिए आज हम राज्य के रूप में, राष्ट्र के रूप में खड़े हैं। बस ये हुआ राज्य व्यवस्था का पहला पार्ट। राज्य हमने समझ लिया। दूसरा है व्यवस्था। व्यवस्था मतलब नियम और कानून। व्यवस्थाएं नियम और कानून से चलती हैं। आप होटल जाते होंगे, होटल में भी एक नियम होता है, दरबार होता है, वहाँ पे एक दरबारी होता है। आप अंदर जाएंगे, एक मैनेजमेंट होता है, खाना वाला मैनेजमेंट अलग होता है और ये बिल वगैरह का अलग होता है, रूम वगैरह का अलग होता है। तो सबके एक एक नियम बना दिए गए हैं। तो भारत देश या कोई भी देश को चलाने के लिए नियमों की आवश्यकता होगी, उनकी व्यवस्था की आवश्यकता होगी। तो भारत में नियम कैसे होंगे? मौलिक नियम। तो मौलिक नियमों के समूह को हम संविधान कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक परिभाषा लिखी हुई है, किसी राज्य के संचालन हेतु निर्मित मूलभूत कानूनों का समूह संविधान कहलाता है। राज्य व्यवस्था को समझने के बाद हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको राज्य व्यवस्था क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। मौलिक नियमों के समूह को हम संविधान कहते हैं, जिससे सारे देश का संचालन होता है। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि संविधान के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार का संविधान पाया जाता है। तो बेसिकली संविधान 4 टाइप से पाया जाता है। संविधान के और भी प्रकार हो सकते हैं, लेकिन हम कुछ दस्तावेजों और राजनीतिक प्रकृति के आधार पर इन प्रकारों को देखेंगे, जो निकल के सामने 4 आते हैं। पहला है लिखित संविधान, दूसरा है अलिखित संविधान, तीसरा है एकात्मक संविधान और चौथा है संघीय संविधान। देखिए संविधान के प्रकार में लिखित संविधान है भारत का और अमेरिका का। मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिख दिया है। लिखित संविधान किस किस का है? भारत का और अमेरिका का। अलिखित में है ब्रिटेन, कनाडा, इजराइल, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब। एकात्मक संविधान में है ब्रिटिश और फ्रांस। संघीय संविधान में है यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। एग्जाम्पल तो हमने देख लिए, लेकिन देखते हैं लिखित और अलिखित क्या होता है। लिखित संविधान का मतलब होता है ऐसा संविधान किसी देश का ऐसा संविधान जो एक बोर में हो या एक श्रृंखला में हो, उसे लिखित संविधान कहते हैं। लिखित का मतलब यहाँ पे यह नहीं है कि ऐसा संविधान जो किताबों में लिखा हो, जिसे लिखा गया हो। लिखित का अर्थ यहाँ पर है कि उसे एक माला की तरह पिरोया गया हो, उसे एक बोर में सजाया गया हो, उसे हम लिखित संविधान कहते हैं। और इस प्रकार का संविधान हमें देखने मिलता है भारत में और अमेरिका में। अब देख लेते हैं अलिखित संविधान क्या होता है। अलिखित संविधान के एग्जाम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ही एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से किस देश का अलिखित संविधान है। और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ब्रिटेन, जिसका संविधान कैसा है? अलिखित है। लेकिन तब वहाँ ये मज़े की बात तो ये है कि वहाँ पे ब्रिटेन ऑप्शन में ही नहीं था। तो आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ चुका है। ब्रिटेन के साथ साथ कनाडा, इजराइल, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड ऐसे देश हैं जिनका संविधान अलिखित है। अब अलिखित का मतलब क्या होता है? अलिखित का मतलब ये नहीं कि उसका संविधान किसी किताब में ना लिखा हो, वहाँ के लोगों को मुज़बानी याद हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ का संविधान लिखा ज़रूर गया है, लेकिन उसे एक बोर में पिरोया नहीं गया, उसे एक श्रृंखला में सजाया नहीं गया। मतलब जैसे कि आप 4-5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। जैसे आप एक इतिहास की किताब ले आए मार्केट से, इतिहास की ले आए, ज्योग्राफी की ले आए, पॉलिटी की ले आए, और जो भी सब्जेक्ट होंगे, मैथ्स, रीजनिंग, सबकी एक किताब लेके आए। इस प्रकार आपके पास 6-7 किताबें हो गई। लेकिन उसी जगह अगर मार्केट में आपको एक ही किताबों में ये सारे सब्जेक्ट मिल जाए तो कैसा होगा? बस ऐसा ही संविधान है। अलग अलग किताबें हैं, वो अलिखित संविधान है। एक किताब में सारे सब्जेक्ट्स हैं, वो लिखित संविधान है। आई होप आपको लिखित और अलिखित में अंतर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए एकात्मक संविधान। एकात्मक संविधान का मतलब होता है कि वहाँ पे जो संविधान है
वो एकात्मक है या केंद्र पर फोकस्ड है। वहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं किया गया है। केंद्र एकात्मक का मतलब समझिए, जैसे ये हमारा राज्य है, इसमें छोटे छोटे प्रांत हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ एक केंद्र में सरकार है। केंद्र में क्या है? सरकार है। लेकिन यहाँ का संविधान एकात्मक है। मान लीजिए यहाँ का संविधान कैसा है? एकात्मक है। तो एकात्मक संविधान में ये होगा कि इनकी सारी शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी। इनकी सारी शक्तियाँ क्या होगी? केंद्र के पास होगी। मतलब केंद्र जो निर्णय लेगा वही सभी को मानना होगा। यहाँ पे खुद के लिए कोई शक्तियाँ नहीं होती। इसी के जस्ट अपोजिट संघीय में होता है। संघीय में क्या हो जाता है? मान लीजिए ये आपका राज्य है, ये छोटे छोटे देश हैं, ये यहाँ पे सरकार है, ये सरकार संघीय है। यहाँ का संविधान कैसा है? संघीय है। यहाँ का संविधान कैसा है? संघीय है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसे भी अपने क्षेत्र में निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, या अपना ये जो क्षेत्र है यहाँ पे उसे संचालन करने के लिए क्या है? शक्तियाँ प्रदान है। क्या है? शक्तियाँ प्रदान है। इसी प्रकार जो शक्तियाँ हैं सबको बटी हुई है। शक्तियों का बंटवारा है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं है। जहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होता वहाँ संघीय संविधान होता है। हमारे भारत में भी यह व्यवस्था देखी जा सकती है, लेकिन भारत संघीय नहीं है, अर्ध संघीय है। क्योंकि कुछ मामलों में भारत का जो कुछ मामले हैं, भारत टोटली केंद्र पर डिपेंड हो जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि संविधान कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। पहला लिखित संविधान, अलिखित संविधान, एकात्मक संविधान और संघीय संविधान। लिखित संविधान के बारे में आपको एग्जाम्पल याद रखना है, भारत, अमेरिका। अलिखित के भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन बढ़ रहा है, क्वेश्चनों का लेवल भी बढ़ रहा है। ब्रिटेन, कनाडा, इजराइल, न्यूजीलैंड और सऊदी अरब। ब्रिटेन इसलिए हटा दिया क्योंकि बचपन से हम यही पढ़ते आ रहे हैं ब्रिटेन, इसलिए एग्जामिनर भी चाहता है कि लेवल थोड़ा सा हाई हो। तो आपको ध्यान रखना है, संघीय में ब्रिटेन या फ्रांस, और एकात्मक में ब्रिटिश, फ्रांस, और संघीय में है यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। देखिए संविधान के प्रकार हम देख चुके हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अभी इनका जो पूछने का तरीका है वो बदल दिया गया है। पिछले ही MPPSC में क्वेश्चन पूछा था, सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, लेकिन अनुच्छेदों के आधार पर। डायरेक्ट नहीं पूछा कि सबसे बड़ा संविधान किसका है, ये पूछ लिया अनुच्छेदों के आधार पर सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। और उसमें भी कई लोग कंफ्यूज हुए और इंडिया जैसे सही ऑप्शन को गलत करके आए। देख लेते हैं कैसे। तो आइए फैक्ट पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे पहला फैक्ट है सबसे बड़ा संविधान। संविधान हर कोई जानता है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत देश का है, लेकिन ये नहीं जानते कि आर्टिकल और शब्दों के आधार पर किसका बड़ा है। तो देखते हैं। देखिए सबसे बड़ा संविधान, अनुच्छेदों के आधार पर बात की जाए तो सबसे बड़ा संविधान इंडिया का है, हमारा भारतीय संविधान। और शब्दों के आधार पर किया जाए तो भी इंडिया का ही है। लगभग 1.5 लाख शब्द इंडिया के संविधान में है। तो आप कभी मत भूलिएगा, चाहे अनुच्छेदों के आधार पर हो चाहे शब्दों के आधार पर हो, सबसे बड़ा संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत देश का है। यह गौरव हमारे भारत देश को प्राप्त है। आगे देखते हैं। फैक्ट दूसरा है सबसे छोटा संविधान। यहाँ पे थोड़ी सी कहानी ट्विस्ट होती है। सबसे छोटा संविधान अगर अनुच्छेदों के आधार पर पूछा जाए तो अमेरिका है, और शब्दों के आधार पर पूछा जाए तो मोनाको है। अमेरिका के संविधान में कुल 7 अनुच्छेद हैं, और मोनाको के संविधान में अनुच्छेद तो ज़्यादा है लेकिन उसे डिस्क्राइब बहुत कम किया गया है, इसलिए शब्द कम है। और शब्दों के आधार पर मोनाको जो है सबसे छोटा संविधान है। आई थिंक आप ये कभी नहीं भूलेंगे। तो अनुच्छेदों के आधार पर सबसे छोटा संविधान किसका है? अमेरिका का। और शब्दों के आधार पर सबसे छोटा संविधान किसका है? मोनाको का। लेकिन सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो दोनों में हमारा भारत है।
अनुच्छेदों के आधार पर भी और शब्दों के आधार पर भी। ये तो बात हुई सबसे बड़ा और सबसे छोटा, लेकिन हमें यह भी जानना है कि सबसे नवीन संविधान किसका है। तो सबसे नवीन संविधान है नेपाल का, सबसे नवीन संविधान है नेपाल का। शायद ये करंट में क्वेश्चन पूछ ले। और ये कब बना? 20 सितंबर 2015 को। आई थिंक आपको अभी तक की कहानी समझ में आई होगी। आप पॉलिटी को कहानी के रूप में ही पढ़िए, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, फैक्ट जल्दी से जल्दी याद होंगे। एक कहानी के थ्रू लिंक बाय लिंक पढ़ते चलिए। मेरी भी यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक कहानी के थ्रू कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ाते हुए चलूँ, तो आपको भी इजी होगा और मुझे भी। थैंक यू।